dear students, this is class of Natural Gas Engineering for 5th semester Petroleum Engineering students. लास्ट क्लास में हमने कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या-क्या डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर्स जो हम यूज करते हैं गैस इंडस्ट्री में और उसकी जो डिजाइन फंडामेंटल्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसमें डिफरेंट डिजाइनिंग के लिए कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होता है, कितनी पावर सप्लाई देनी होती है, कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड होती है एक रिक्वायर्ड कंप्रेशन रेशियो के लिए। तो वो सब हमने डिफरेंट जो कंप्रेसर्स जो मेनली यूज होते हैं गैस इंडस्ट्री में उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गैस गैदरिंग सिस्टम। ठीक है, अब गैस गैदरिंग सिस्टम क्या होता है? गैस गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Natural gas produced from several wells in a given area is collected and brought to the field separation and processing facility via system of pipes known as gathering system। ठीक है, क्या होता है कि जो नेचुरल गैस फील्ड्स में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, डिफरेंट वेल्स में जो नेचुरल गैस जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस वेल हेड से हम एक कॉमन फैसिलिटी सिस्टम तक पाइपलाइंस के थ्रू उसको फ्लो कराते हैं। ठीक है, वहां तक उसका ट्रांसपोर्ट होता है, पाइपलाइंस के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट होता है और वो एक कॉमन फैसिलिटी पर आती है जहां पे उसका सेपरेशन होता है। सेपरेशन में क्या होगा? गैस में जो लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, इससे कि जो लिक्विड और गैस का सेपरेशन होगा वो सेपरेशन फैसिलिटी पे आके ये सेपरेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, और उसके बाद में उसकी अदर जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं उसके लिए भी हमें पर्टिकुलर फैसिलिटीज तक गैस को फ्लो कराना पड़ता है। तो उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए और हम एक कॉमन गैदरिंग सिस्टम पे लाकर उसका प्रोसेसिंग फैसिलिटी जहां पे प्रेजेंट होती है, तो इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के सिस्टम को हम कहते हैं गैदरिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो गैदरिंग सिस्टम होता है हम उसमें जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका वो है गैदरिंग सिस्टम। जो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे कि कोई वेल है, अब कोई वेल बहुत ज्यादा लार्ज है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं उस वेल पे ही, वेल के पास ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती है, सेपरेशन फैसिलिटीज होती है, वो वेल पे ही प्रोवाइडेड होती है। क्योंकि अगर उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो वो इकोनॉमिकल होगा वहीं पे उसकी सेपरेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, रेदर देन कि उसको हम एक पाइपलाइन के थ्रू एक कॉमन फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एक जो वेल है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोडक्शन नहीं दे रहा है कि उसका हम मतलब वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी का वेल है, ठीक है, कि स्मॉल प्रोडक्शन दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं उन पर्टिकुलर उस एरिया में जितने भी वेल्स हैं उन वेल्स को पाइपलाइंस के थ्रू एक कॉमन सिस्टम तक लेके आते हैं जो कि होता है हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम, जहाँ पे जो भी हमारा जो हम नेचुरल गैस में प्रोड्यूस किया है उसका सेपरेशन होगा, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा सेल्स के लिए। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसके एंड तक ट्रांसपोर्ट कराने का जो वो होल सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं गैदरिंग सिस्टम। तो गैदरिंग सिस्टम से क्या होगा, अलग अलग वेल पे हमें सेपरेट फैसिलिटीज नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, सारे वेल से हमने जो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा दिया एक कॉमन सिस्टम पे और उस कॉमन सिस्टम पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस है हमारा उसको हम इकोनॉमिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो गैदरिंग सिस्टम होता है जहाँ एक कॉमन जो फैसिलिटी का सिस्टम होगा उसको हम गैदरिंग सिस्टम कहते हैं, जो पाइपलाइंस के थ्रू एक कॉमन सेंटर पॉइंट तक फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो जो सिस्टम होता है बेसिकली दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन इज रेडियल एंड सेकंड वन इज एक्सियल। ठीक है, तो हम ये सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे बाय डायग्राम। ठीक है, तो जो पहला आपका ये डायग्राम है वो है एक्सियल गैदरिंग सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि जो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट वेल हेड्स हैं, वेल हेड से हमने प्रोडक्शन लिया जो फ्लो लाइंस के थ्रू, ये आप देख रहे हैं ये हमारी फ्लो लाइंस है। ठीक है, इन फ्लो लाइंस के थ्रू ये प्रोडक्शन आएगा एक कॉमन ट्रंक लाइन पे। ठीक है, एक कॉमन हेडर है, ये कॉमन हेडर बेसिकली क्या है, एक ट्रंक लाइन है जो कि क्या कर सकता है, इतने ज्यादा लार्ज फ्लो को या लार्ज फ्लो कैपेसिटी की एक लाइन होगी जो ये हेडर है, इसको हम ट्रंक लाइन पे कहते हैं। तो लार्ज फ्लो कैपेसिटी की लाइन होगी जिसका डायमीटर लार्ज होगा, तो ये जितने भी वेल्स हैं इनसे जो भी फ्लो आ रहा है वो इसको हैंडल कर सकेगा इजीली। ठीक है, तो एक कॉमन हेडर पे ये सारे वेल्स से फ्लो लाइंस के थ्रू एक कॉमन जो भी फ्लो लाइंस है डिफरेंट वेल्स की वो कॉमन हेडर पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। और ये जो हेडर है ये ट्रंक लाइन है जो बेसिकली लार्ज है, डायमीटर की है, जो इसकी फ्लो को हैंडल कर सकती है। तो इस ट्रंक लाइन के थ्रू हम फिर जो भी हमारा प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सारे वेल्स के जो डिफरेंट फ्लो थे
कॉमन पाइपलाइन के थ्रू हम जो हमारा प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहां तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो ये सिस्टम है आपका वो है एक्सियल गैदरिंग सिस्टम। जो सेकेंड टाइप का सिस्टम है वो है रेडियल गैदरिंग सिस्टम। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि सारे जो वेल्स हैं वो एक कॉमन फ्लो लाइन के थ्रू ही फ्लो करते हैं, ठीक है। तो बस अब जो कॉमन फ्लो लाइन है वो उसको मेंटेन करनी चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो लाइंस के फ्लो के वेल है कि इसकी कैपेसिटी डिफरेंट है, इसका प्रेशर डिफरेंट है, तो जो फ्लो लाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रेशर और कैपेसिटी को भी हैंडल करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कॉमन फ्लो लाइन जो ये आपको ये दिख रही है ये आपकी कॉमन फ्लो लाइन है, ये कॉमन फ्लो लाइन है और इसके थ्रू ये सारे वेल्स कनेक्टेड है और इस फ्लो लाइन के थ्रू वेल्स और जो फ्लो है हमारा जो फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं रेडियल गैदरिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब इनके सिस्टम को थोड़ा अगर हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत लार्ज हो रहा है, ठीक है, तो उस लार्ज प्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए इन सिस्टम को हम थोड़ा लार्जर स्केल पे देखते हैं। तो अगर ये सिस्टम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो इस मॉडिफिकेशन के बाद ये सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा। जो आपका पहला सिस्टम है वो है वेल सेंटर्ड गैदरिंग सिस्टम। जो आपका वेल सेंटर्ड गैदरिंग सिस्टम है वो बेसिकली रेडियल सिस्टम पे वर्क करता है। जो हमने रेडियल सिस्टम देखा जिसमें क्या हो रहा है एक कॉमन फ्लो लाइन में सारे वेल्स का प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, तो जो हमारा वेल सेंटर्ड सिस्टम है वो रेडियल सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। एक हमने एक्सियल पढ़ा था, एक रेडियल पढ़ा था, तो ये जो हमारा वेल सेंटर्ड सिस्टम है रेडियल सिस्टम पे वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है, अब देखो जो डिफरेंट डिफरेंट वेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेल्स का जो प्रोडक्शन है वो हमने एक कॉमन पॉइंट पे हम ले आते हैं, ठीक है। इनकी फ्लो लाइंस जो बनी है इन फ्लो लाइंस की हेल्प से हम एक कॉमन पॉइंट जिसको हम कहते हैं वेल सेंटर, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो जो वेल्स है उनका प्रोडक्शन एक कॉमन पॉइंट पे हम गैदर करा लेते हैं, ठीक है। ये कलेक्ट हो गया यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो वेल्स है एक कॉमन पॉइंट पे इनका गैदरिंग हो गया। अब इस कॉमन पॉइंट से जो फ्लो लाइंस है ये फ्लो लाइंस जाएंगी ये जो क्या करेंगे, ये जो फ्लो लाइंस जो आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं ये फ्लो लाइंस क्या करेगी, इन सारे वेल्स का जो प्रोडक्शन था वो हमने कॉमन पॉइंट पे कलेक्ट किया, तो एक इस कॉमन पॉइंट से ये जो फ्लो लाइन है ये पहुंचाएगी इसको किस पे, सेंट्रल गैदरिंग सिस्टम पे। ये जो सेंटर में बना है ये आपका है सेंट्रल गैदरिंग सिस्टम, जिसमें क्या होगा जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो जो वेल सेंटर्स हैं उन वेल सेंटर से क्या होगा फ्लो लाइंस के थ्रू एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे या हम कह सकते हैं कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी पे सब फ्लूइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा कॉमन फैसिलिटी पे हो जाएगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं वेल सेंटर गैदरिंग सिस्टम, जो कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो बेसिकली रेडियल सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप का आपका जो मॉडिफिकेशन हमने किया है वो है ट्रंक लाइन गैदरिंग सिस्टम, ठीक है। जो ये गैदरिंग सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली एक्सियल सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। जो एक्सियल सिस्टम में क्या हो रहा था, एक्सियल सिस्टम में आपने देखा कि क्या हो रहा था कि एक कॉमन हेडर पे हम जो फ्लो लाइन से डिफरेंट डिफरेंट वेल्स की वो टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये कॉमन जो हेडर है वो बेसिकली ट्रंक लाइन है जो लार्जर डायमीटर की है और सारे फ्लो जो सारे फ्लूइड को ये हैंडल कर सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से जो आपका जो ट्रंक लाइन गैदरिंग सिस्टम है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है रेडियल सिस्टम में, जिसमें कि एक्सियल सिस्टम में कि एक्सियल सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेल्स हैं वो क्या करेंगे एक कॉमन हेडर पे इनकी फ्लो लाइंस टर्मिनेट हो रही है, तो ये कॉमन हेडर जो इस जहां पे क्या हो रहा है इस सबका जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। सारे वेल्स जो है एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट होके इनका फ्लूइड ये कॉमन हेडर पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स हैं यहां से एक पर्टिकुलर ट्रंक लाइन जाएगी जो जो फ्लो लाइन जाएगी या पाइपलाइन जाएगी उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा इन हेडर्स जो डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स है। जो आप पिंक लाइंस जो देख रहे हैं वो क्या है इनकी जो हेडर्स है जो ट्रांसपोर्ट करेगा पाइपलाइन के थ्रू ट्रंक लाइन में, ठीक है। तो जो ट्रंक लाइन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लार्जर डायमीटर का पाइपलाइन होता है जो सारा इतना सारा फ्लो को हैंडल करने की जिसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रंक लाइन
वहां तक इसको फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है। और फिर ये वहां से फैसिलिटी सिस्टम से फिर एक ही पाइपलाइन में ट्रंक लाइन में ये कंज्यूमर एंड तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका जो गैदरिंग का और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम की कैसे ये एक कॉमन पॉइंट था, हम गैदरिंग कराते हैं, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है जो हमने पढ़ा था, प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप की कि कैसे हम सेपरेशन करते हैं वाटर और गैस को, जो लिक्विड है और गैस को रिमूव किया, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके बाद में उसका डीसल्फ्राइजेशन और जो एसिड गैस रिमूविंग है, जो भी प्रोसेस होते हैं उसका प्रोसेसिंग होके और ये जो जाएगा कंज्यूमर एंड तक, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और इसका कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बेसिकली पूरा हमने कवर कर लिया कि गैदरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम बेसिकली हम पढ़ते हैं दो टाइप के फ्लोस पढ़ेंगे पाइपलाइन में, एक स्टेडी स्टेट फ्लो एंड एक अनस्टेडी स्टेट फ्लो। तो जैसे कि आपको पता है स्टेडी स्टेट फ्लो में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो टाइम के साथ उसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो टाइम के साथ प्रेशर में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। तो स्टेडी स्टेट फ्लो इन पाइपलाइन से आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है हर पॉइंट पे वो सेम होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को से कांस्टेंट रखने के लिए या जो प्रेशर ड्रॉप है उसको कांस्टेंट रखने के लिए बेसिकली हम थ्री सिस्टम्स अप्लाई करते हैं। तो जो आपके पास थ्री सिस्टम्स हैं वो है एक तो सीरीज इन पाइपलाइन, फर्स्ट वन इज सीरीज पाइपलाइन इन सीरीज, सेकंड है पाइपलाइन इन पैरेलल सिस्टम एंड पाइपलाइन इन लूप सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्री प्रोसेसेस होंगे। इन सिस्टम्स की हेल्प से हम जो स्टेडी स्टेट फ्लो है वो मेंटेन कर सकते हैं किसी भी पाइपलाइन में। तो स्टेडी स्टेट फ्लो में क्या होता है, ये सिंपल इन सिंपल पाइपलाइन का मीनिंग है कि फ्लो जो आपका जो फ्लूइड है वो एक ही पॉइंट पे एंटर हो रहा है और जो उसका एग्जिट पॉइंट है वो भी सेम पॉइंट है, ठीक है। मतलब जो पूरा टोटल फ्लूइड है वो एक पॉइंट पे उसका इनलेट है और वो फ्लो करेगा थ्रू आउट द पाइपलाइन और उसका जो एग्जिट पॉइंट है जिससे वो आउटलेट है वो भी एक सेम पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बीच में किसी भी पॉइंट पे जैसे कि उस पाइपलाइन के थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे उसका इनलेट या आउटलेट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक सेम प्रेशर ड्रॉप मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द पाइपलाइन। तो उस प्रेशर ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए या स्टेडी स्टेट फ्लो को मेंटेन करने के लिए पाइपलाइन में बेसिकली देयर आर थ्री सिस्टम्स, सीरीज पाइपलाइन इन सीरीज, पाइपलाइन इन पैरेलल सिस्टम एंड पाइपलाइन इन लूप सिस्टम, ठीक है। तो अब उस प्रेशर ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अब जो बेसिकली आपका जो पाइपलाइन होता है जरूरी नहीं है कि जो हमने डिफरेंट पाइप के सेक्शन हमने यूज किए तो कुछ पाइप का डायमीटर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं पाइपलाइन है सीरीज में, अब जैसे कि अगर पाइपलाइन वेल्डेड है जॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि सारे पाइप जो पाइप के सेक्शंस है डिफरेंट उनकी लेंथ सेम हो या उनका डायमीटर सेम हो जो आपका कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि अब इस पाइपलाइन में फ्लो को डिजाइन करने के लिए और सेम प्रेशर ड्रॉप मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो फ्लो को डिजाइन करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम वेव-माउथ इक्वेशन, ठीक है। वेव-माउथ इक्वेशन क्या करता है, हमें रिलेशनशिप डिराइव करके देता है कि अब जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, तो उसमें प्रेशर उसमें लेंथ वेरी कर रहा है, उसका डायमीटर वेरी कर रहा है, तो उस वेरिएशन में वो एक कॉमन फ्लो रेट की इक्वेशन हमें कैसे रिलेट करके और एक कॉमन फ्लो रेट की इक्वेशन कैसे दे रहा है, वो इक्वेशन उसको इक्वेशन को हम कहते हैं वेव-माउथ इक्वेशन, जो कि पाइपलाइन में स्टेडी स्टेट फ्लो को डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो वेव-माउथ इक्वेशन, दिस इज द वेव-माउथ इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो इन पाइपलाइन, दैट इज Q इक्वल्स टू Q, यहाँ पे क्या है, जो फ्लो रेट है फ्लूइड इन पाइपलाइंस के थ्रू Q इज हियर इक्वल्स टू K1 इज कांस्टेंट, K1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5.635382। TAC PAC क्या है, TAC इज द सरफेस कंडीशन पे जो टेम्परेचर है, PAC सरफेस कंडीशन पे जो हमारा प्रेशर है, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, इनलेट और आउटलेट का जो प्रेशर ड्रॉप का डिफरेंस है दैट इज P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर अपॉन गामा जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, Tz क्या है, जो पर्टिकुलर फ्लूइड का जो टेम्परेचर और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसके एवरेज में हम ये वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका की पावर 0.5, तो केवल यहाँ पे कांस्टेंट था इक्वल्स टू क्या होता है, बेसिकली जो फ्लो रेट है वो आपको किसके प्रोपोर्शनल है, पाइप का जो डायमीटर है d की पावर 5 अपॉन
जो F है वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है, L स्क्वायर लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, जो पाइपलाइन का सेक्शन है उसकी लेंथ कितनी है की पावर 0.5, मीनिंग ये अंडर रूट में d की पावर अपॉन Fl, d की पावर 5 अपॉन Fl की का अंडर रूट दैट इज जो फ्लो रेट है वो इसकी प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी रिलेशन को यूज करके हम जो डिफरेंट आपके फ्लो सिस्टम्स है, सीरीज सिस्टम, पैरेलल सिस्टम और लूप्ड पाइपलाइन सिस्टम, इनमें जो फ्लो की डिजाइन की कैलकुलेशन देखेंगे और रिलेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज सिस्टम। सीरीज सिस्टम के लिए हम क्या होता है, जो आपकी वेव ऑफ इक्वेशन थी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या था, वो q इक्वल्स टू जो आपकी इक्वेशन है q इक्वल्स टू k1 d की पावर 5 अपॉन fl, fl की का 0.5, तो हमने ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, q स्क्वायर बन गया, ये यहां से रिमूव हो गया। तो हम इसको l के लिए सॉल्व कर सकते हैं, l इधर चला जाएगा, q इधर आ गया, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ के लिए सॉल्व कर सकते हैं, l इक्वल्स टू k जो हमारा कांस्टेंट था d की पावर 5 अपॉन f इनटू q स्क्वायर, q यहां पे फ्लो रेट है फ्लूइड। ठीक है, तो ये लेंथ के लिए हम इस इक्वेशन को इस तरीके से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम ये क्या करते हैं, अब जो डिफरेंट पाइपलाइन के सेक्शंस हैं, तो उन पाइपलाइन की जो लेंथ होगी वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो उस डिफरेंट लेंथ को एक पॉइंट पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट लेंथ को डिराइव करते हैं, इक्विवेलेंट डायमीटर को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इक्विवेलेंट लेंथ होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे हम। LEVA मींस यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए, तो LEVA इज इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ लाइन B इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ लाइन A। ठीक है, तो एक कॉमन टर्म्स पे लाने के लिए, सारे लेंथ्स को एक कॉमन इक्विवेलेंट टर्म में लाने के लिए हम ये इक्विवेलेंट टर्म जो लेंथ है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये LEVA क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ लाइन B इन टर्म्स ऑफ, जो यहाँ पे A है जो लास्ट में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ A। ठीक है, उसका डायमीटर यूज किया जा रहा है। तो LEVA, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि बेसिकली दो पाइपलाइंस है। ठीक है, एक पाइपलाइन है A और दूसरी पाइपलाइन है B। A का जो लेंथ है, A लाइन का सेगमेंट है LA, इसके B लाइन की जो लेंथ है वो है LB। ठीक है, जो आपका A पाइप है उसका जो डायमीटर है DA और जो आपका B पाइप है उसका डायमीटर है DB। तो हम जो B की इक्विवेलेंट लेंथ ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ लाइन A, तो उसको हम लिख सकते हैं L इक्वल्स टू EBA इक्वल्स टू क्या होगा, इस रिलेशन को यूज करके यहाँ पे K तो है जो कांस्टेंट हो जाएगा, हम फ्लो रेट को अज्यूम करते हैं कि सारे सेक्शंस में जो फ्लो रेट है सीरीज में वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, एक अगर सीरीज में कनेक्टेड है पाइपलाइन आपका, तो जो फ्लो रेट होगा उसमें वो Q कांस्टेंट होगा, तो आपका Q कांस्टेंट हो गया, K कांस्टेंट हो गया, तो इस क्या बचा d की पावर 5 अपॉन f। तो ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज करके लाइन A और लाइन B के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट लाइन B का इक्विवेलेंट हम लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा LB FB अपॉन FA। ठीक है, इनटू DA अपॉन D की पावर 5। ठीक है, तो इसकी पावर 5, तो ये जो रिलेशन है इसको यूज करके हम इक्विवेलेंट लेंथ लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट डाया भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका इक्विवेलेंट डाया होता है वो इक्विवेलेंट डाया ऑफ लाइन B, अब देखो क्या हो रहा है, लाइन B का जो इक्विवेलेंट डाया है इन टर्म्स ऑफ पाइप ऑफ लेंथ LE। ठीक है, वहां पे हमने B का जो लेंथ लिया था, इक्विवेलेंट लेंथ लिया था इन टर्म्स ऑफ डाया ऑफ पाइपलाइन A। ठीक है, पाइपलाइन जो A था, जो लाइन A था उसका हमने डाया यूज किया था। अब यहाँ पे हम डाया ले रहे हैं, तो हम पाइपलाइन की जो A लाइन है उसकी हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो उस टर्म्स में क्या होगा, DEBA, जो यही रिलेशन हमने यूज किया, यही रिलेशन हमने यूज किया, यहाँ पे K कांस्टेंट है और Q कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो D है इसकी टर्म्स में हमें लिखना है, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इनटू FQ स्क्वायर। ठीक है, तो D की टर्म्स में हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DB इक्वल्स टू FA LA अपॉन FB L। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पर्टिकुलर में चला जाएगा FQ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, DB इक्वल्स टू FA LA अपॉन FB LB की पावर 1/5। ठीक है, तो जो 5 का D की पावर जो
बाहर निकल गया और FA/F1 इसके प्रोपोर्शनल होता है कि पावर 1/5, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से इक्विवेलेंट डाया को डिराइव कर सकते हैं फॉर पाइपलाइन बी। जो आपका सेंटर है उसके लिए हम इक्विवेलेंट डाया डिराइव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ LA, ठीक है। तो अब हो गया हमने इक्विवेलेंट टर्म्स हमने डिराइव करके इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो आपका हम सीरीज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सीरीज पाइपलाइंस है उनका सिस्टम कैसे होता है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं 3 पाइपलाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये इसको हम सीरीज सिस्टम कहता है। तो ये जो है आपका पाइपलाइन ए का सेगमेंट है जिसकी लेंथ है LA और इसका जो डायमीटर है वो है DA, ठीक है। अब जो लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है वो है बी पाइपलाइन है जिसका लेंथ है LB और जिसका डाया है D, ठीक है। और जो तीसरा सेक्शन है वो पाइपलाइन C है जिसका लेंथ है LC एंड जिसका डायमीटर है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं DC से, ठीक है। तो ये जो सीरीज वाला सिस्टम होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, फ्लो रेट थ्रू आउट द पाइपलाइन विल बी कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना कि जो फ्लो होगा पाइपलाइन में ये कांस्टेंट होगा, जो फ्लो रेट होती है। तो अब जब हमने डिनोट किया कि जो सेक्शन है उससे जो फ्लो रेट है वो QA है, बी सेक्शन में जो फ्लो रेट है वो QB है एंड सी सेक्शन से जो फ्लो रेट है हमने माना वो QC है, उसको इससे डिनोट किया। तो ये क्या होती है, जो सारी फ्लो रेट्स होंगी वो इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू QT। यहाँ पे Q जो T है, T सबस्क्रिप्ट दिखा रहा है टोटल सिस्टम के लिए, ठीक है। पूरे सिस्टम के लिए ये एक पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सिस्टम को। तो QT इज इक्वल्स टू, हमें इसको QT से रिप्रेजेंट कर दिया कि जो सारी फ्लो रेट्स है वो इक्वल होगी, तो हमने इसको इक्वल करके QT के इक्वल कर दिया, जो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने देखा कि फ्लो रेट तो इक्वल है, लेकिन क्या होता है जो प्रेशर ड्रॉप रहेगा इस सेक्शन, जैसे कि इस सेक्शन में जैसे पाइपलाइन का ये एक सेगमेंट है, तो इस पॉइंट से जो प्रेशर ड्रॉप रहेगा उसको हमने माना डेल्टा PA, ठीक है। अब जो बी सेगमेंट है इसके और इन दोनों एंड में जो प्रेशर ड्रॉप रहेगा उसको हमने माना डेल्टा PB और इन दोनों पॉइंट्स में जो प्रेशर ड्रॉप रहेगा उसको हमने माना डेल्टा PC। तो जब पाइपलाइन सीरीज में होती है तो उसमें प्रेशर ड्रॉप इक्वल नहीं होता है, उनके जो डिफरेंट सेगमेंट्स है उनका प्रेशर ड्रॉप इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ फ्लो रेट इक्वल होता है, प्रेशर ड्रॉप इज नॉट इक्वल, डेल्टा P इज नॉट इक्वल टू डेल्टा PB एंड नॉट इक्वल टू डेल्टा PC। प्रेशर ड्रॉप इक्वल नहीं होता है डिफरेंट सेगमेंट्स का, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका जो टोटल जो प्रॉपर जो प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है इस सिस्टम का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा PT से, ठीक है। तो ये जो टोटल T हमारा टोटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डेल्टा PT है वो टोटल जो प्रेशर ड्रॉप है थ्रू आउट द पूरा सिस्टम, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल्स टू क्या होगा, तीनों सेगमेंट्स में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो डेल्टा PA प्लस डेल्टा PB प्लस डेल्टा PC, ठीक है। तो इस पूरे सेगमेंट्स में अलग-अलग में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो वो क्या शो करेगा, जो टोटल सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप है उसको शो करेगा। तो ये सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप ये हो गया, ठीक है। तो इसको अब जो प्रेशर ड्रॉप, जैसे कि हमें पता है, हमने देखा था कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है पाइपलाइंस में, ठीक है, जैसे कि तो वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, जो पाइपलाइन की जो लेंथ होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ड्रॉप। तो जो प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन थी उसको हम एक कॉमन हम क्या करें, लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये आपकी प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन थी जो डेल्टा P टोटल इक्वल्स टू डेल्टा PA प्लस डेल्टा PB प्लस डेल्टा PC। तो इसको हम एक कॉमन हम क्या कर सकते हैं, हमने जैसे देखा कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है पाइपलाइन की लेंथ के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर ड्रॉप को हम लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जो डेल्टा PT था हमने उसको ले लिया इक्विवेलेंट लेंथ की टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। तो जो टोटल सिस्टम है उसको हमने ले लिया LE, यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ इक्वल्स को हमने लिख लिया LA। हमने क्या किया, इस पूरे को जो इक्विवेलेंट लेंथ को हमने कैसे लिखा, जो डिफरेंट पाइपलाइंस थी हमने उसको A की टर्म्स में लिखा। अब A तो खुद ही जो पाइपलाइन A था उसके लिए तो खुद ही उसकी लेंथ LA है, ठीक है। बाकी की जो पाइपलाइन थी LB और LC के लिए, ठीक है, तो जिनकी लेंथ जो पाइपलाइन B और C है जिनकी लेंथ है LB और LC, तो उसको हमने A की इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या किया, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ लिख ली। तो ये जो LEBA है वो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइपलाइन B है और LECA है वो क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइपलाइन C, ठीक है। तो इन जो
था कि जो Q होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के रेसिप्रोकल की पावर 0.5, ठीक है। जैसे कि आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जो Q होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के रेसिप्रोकल के 1/लेंथ, और जिसकी पावर है 0.5। तो यही रिलेशन हमने यूज किया, क्योंकि क्या होता है कि जो हमने मान लिया, हमने अज्यूम किया कि जो ये तो चलो कांस्टेंट है ही, ठीक है। हमने माना कि जो तीनों जो सेगमेंट्स है उनमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो भी कांस्टेंट है, जो आपका डायमीटर है उसको भी हमने सेम मान लिया। अगर तो जो आपका बेसिकली Q है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, 1/L की पावर 0.5 के, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा इसको हमने यूज करके क्या किया, इस रिलेशन को हमने यूज किया कि जो Q प्रोपोर्शनल है 1/, वेव ऑफ इक्वेशन एज फ्रॉम इक्वेशन 1/L की पावर 0.5, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या लेना, हम एक रेशियो निकालेंगे जो Q न्यू है, जो हमारी जो इक्विवेलेंट लेंथ यूज करके जो फ्लो रेट है उसका टू द Q ओल्ड, ठीक है। जो हमने जो आपका जो टोटल हमने एक तो इक्विवेलेंट लेंथ लिया उससे जो फ्लो रेट निकल रहा है उसको हम Q न्यू ले रहे हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ को ऐड करके जो फ्लो रेट निकल रहा है उसको हम बोल रहे हैं Q ओल्ड, ठीक है। तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा, इस रेशियो को यूज करके Q इज ये प्रोपोर्शनल होता है 1/L की पावर 0.5। तो जो Q नो था, जो न्यू था वो तो हमारी इक्विवेलेंट लेंथ है, तो उसको हो गया 1/L, L की जगह L इक्विवेलेंट लेंथ आएगी की पावर 0.5 अपॉन जो Q ओल्ड है वो क्या है, तीनों जो पाइपलाइंस है उनका एडिशन, ठीक है। तो 1/, यहाँ L की जगह क्या आएगा, LA प्लस LB प्लस LC की पावर क्या 0.5, ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये अपॉन में ले लेंगे तो क्या आएगा LA प्लस LB प्लस LC, और जो ये LE था वो आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे LE इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी 0.5। तो ये आपका Q न्यू फ्लो रेट, जो हमारी न्यू फ्लो रेट है और ओल्ड फ्लो रेट है, उन दोनों का रेशियो क्या है। अब इस रेशियो को यूज करके हम क्या निकालेंगे, जो फ्रैक्शनल इंक्रीज हो रहा है फ्लो कैपेसिटी में, ठीक है। कि फ्लो कैपेसिटी में हम जो इक्विवेलेंट लेंथ ले रहे हैं उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो जो इसको हम डिनोट कर रहे हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन फ्लो रेट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा Q से। तो डेल्टा Q इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ डेल्टा Q न्यू माइनस डेल्टा Q ओल्ड अपॉन डेल्टा Q ओल्ड, ठीक है। तो जो न्यू माइनस ओल्ड जो रेट्स है उनका डिफरेंस अपॉन जो Q और जो हमारी ओल्ड फ्लो रेट थी उसका डिफरेंस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। Q न्यू अपॉन Q ओल्ड होगा सिंपली, यहाँ से डेल्टा नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस ये, तो जो फ्लो रेट है उनका डिफरेंस माइनस Q ओल्ड, तो ये हो गया फ्रैक्शनल इंक्रीज इन फ्लो रेट। तो हमने Q न्यू अपॉन Q ओल्ड का हमें इसमें डिवाइड कर दिया, तो क्या आया Q न्यू अपॉन Q ओल्ड माइनस ये कट हो जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। तो हमने Q न्यू अपॉन Q ओल्ड को ऑलरेडी डिराइव कर दिया, जो कि क्या था Q न्यू अपॉन Q ओल्ड का जो रेशियो था वो क्या था, LA प्लस LB प्लस LC अपॉन LE की पावर 0.5, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो LA ये जो हमने Q न्यू अपॉन Q ओल्ड का रेशियो यहाँ पे पुट कर दिया -1। तो ये जो ओवरऑल जो इक्वेशन होगी वो किसके लिए होगी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, फ्लो कैपेसिटी में या फ्लो रेट में जो फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ उसका रेशियो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हमारा क्या सीरीज सिस्टम के लिए। जो नेक्स्ट आपका सिस्टम है वो है पैरेलल सिस्टम, ठीक है। पैरेलल सिस्टम में हम क्या देखते हैं, ये जैसे कि आप सीरीज सिस्टम देख रहे हैं, पैरेलल सिस्टम इसमें 3 पाइपलाइंस है A B एंड C, जिसकी लेंथ है LA, जो आपकी पाइपलाइन A है उसकी लेंथ है L है एंड डायमीटर है DA, ठीक है। जो आपकी पाइपलाइन B है उसकी लेंथ है LB और डायमीटर है DB, और जो पाइपलाइन C है उसकी लेंथ है LC एंड डायमीटर है DC, ठीक है। तो ये जो तीनों पाइपलाइन सेगमेंट्स है वो पैरेलल सीरीज में एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट से टर्मिनेट हो रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे ये आगे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये जो पैरेलल सिस्टम आता है, अब इस सिस्टम के लिए हमने जो सीरीज में पढ़ा था उसमें तो क्या पढ़ा था कि फ्लो रेट सेम होती है, लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर ड्रॉप होता है, कि एक कॉमन पॉइंट पे दोनों टर्मिनेट हो रहे हैं तीनों पाइपलाइंस, तो ये जो प्रेशर ड्रॉप होगा तीनों पाइपलाइन सेगमेंट के लिए वो इक्वल होता है एक दूसरे के। तो हमने डेल्टा P जो पाइपलाइन A जो A का जो प्रेशर ड्रॉप था, डेल्टा P भी जो पाइपलाइन
पाइपलाइन बी का जो प्रेशर ड्रॉप है और डेल्टा पीसी जो पाइपलाइन सी का प्रेशर ड्रॉप है, तीनों क्या है, तीनों जो पाइपलाइन है वो कॉमन पॉइंट्स पे ऐड हो रही है, तो जो तीनों का जो प्रेशर ड्रॉप है वो इक्वल होता है, ठीक है। जो सीरीज सिस्टम में इक्वल नहीं होता है, उसमें फ्लो रेट इक्वल होती है, लेकिन इसमें प्रेशर ड्रॉप इक्वल होता है, जो डेल्टा पीए इक्वल्स टू डेल्टा पीबी इक्वल्स टू डेल्टा पीसी, जो किसके होता है, जो डेल्टा पीबी जो कि टोटल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टी सबस्क्रिप्ट, तो सिस्टम का जो टोटल ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप है वो डेल्टा पीबी, ठीक है, ये सारा इक्वल होता है। लेकिन अब इसमें सीरीज का उल्टा, इसमें क्या होगा, उसमें फ्लो रेट इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लो रेट इक्वल नहीं होती है, तीनों जो पाइपलाइन है उनमें फ्लो रेट इक्वल नहीं होती, QA नॉट इक्वल्स टू QB नॉट इक्वल्स टू QC। तो अब जो ओवरऑल जो सिस्टम की जो ओवरऑल जो फ्लो रेट होगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं QT से, टोटल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो QT इक्वल्स टू क्या होता है, जो तीनों पाइपलाइंस में जो फ्लो रेट है उनका एडिशन हो जाएगा, QA प्लस QB प्लस QC, ये हमारी होगी इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, अब जो हमने वेमॉस इक्वेशन लिखी थी वो क्या है, Q इक्वल्स टू जो कि हमारा कांस्टेंट है D की पावर 5 अपॉन FL, FL यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर है, L पाइपलाइन की लेंथ की पावर 0.5, ये हमारी वेमॉस इक्वेशन थी जो कि पाइपलाइन में स्टेडी स्टेट फ्लो के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ये रिलेशन देखी। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब जो हमारी इक्वेशन 4 थी उसमें क्या हो रहा है, अब QT इक्वल्स टू QA प्लस QB प्लस QC, तो इस इक्वेशन के लिए वेमॉस इक्वेशन को यूज करके हम Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, K तो कांस्टेंट है तो वो दोनों साइड से कट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा D की पावर 5 और FL ओवरऑल की पावर 0.5, ठीक है, तो इस रिलेशन को हमने यूज किया, तो जो आपका क्या था, QT इक्वल्स टू क्या था, QA प्लस QB प्लस QC, तो ये जो डिफरेंट सेक्शन है उसके लिए लिखी, तो जो QT है वो टोटल सिस्टम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने क्या लिख दिया D अपॉन FL है, तो D इक्विवेलेंट लेंथ के टर्म्स में लिख दिया D इक्विवेलेंट डाया की पावर 5 अपॉन FE इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप की पावर 0.5 इक्वल्स टू, अब डिफरेंट सेक्शन के लिए सेम इक्वेशन, ठीक है, ये A के लिए ये QB, B के लिए QC, C पाइपलाइन के लिए, ठीक है, तो ये डिफरेंट सेक्शन है उनके लिए हमने ये जो रिलेशन है इसको यूज करके हमें इक्वेशन लिखी है। अब इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर सिर्फ LE के लिए हम इसको लिखें, ठीक है, यहाँ पे जो LE है इक्विवेलेंट लेंथ है, इसको लिए लिखना है तो L की पावर 0.5 जो आपका DE सॉरी 0.5 था उसको हमने दोनों साइड अगर स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इस तरफ भी क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करके ये जो 0.5 है वो हट जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो अब यहाँ का भी जो स्क्वायर है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो अब क्या होगा 1 अपॉन LE की पावर 0.5 है, ठीक है, हमें सॉरी हम स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे LE की पावर 0.5 की टर्म्स में इसको लिख देंगे, ठीक है, तो LE की पावर 0.5 D इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचा D की पावर 5 अपॉन FE, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आप देख रहे हैं DA इनटू क्या हो जाएगा FE, DA इनटू FE और DA इनटू FE यहाँ आ गया, और जो आपका D की पावर 5 था वो आ जाएगा नीचे, तो D की पावर 5 अपॉन इनटू FA इनटू LA, ठीक है, तो इस ओवरऑल की जो पावर थी वो 0.5 है, ठीक है, तो अब ये जो LA था वो फ्रैक्शन में था, इसको हमने अपॉन में लिया, तो ये जो टोटल जो टर्म बन रही थी वो क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगी, तो 1 अपॉन ये जो ओवरऑल जो टर्म बन रही थी, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करेगी, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे जो आपका इक्विवेलेंट डायमीटर यूज किया था उसको हम अज्यूम करेंगे कि ये DA के बराबर है, अगर हम इसको अज्यूम करते हैं तो हमने अगर माना कि DE DA, तो इस ये जो आपकी ओवरऑल इक्वेशन थी उसमें हम ये जो 3 अननोन्स है, इन 3 अननोन्स में हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब तो नोन होगा, लेकिन ये जो 3 वैल्यूज है वो अननोन होंगे, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो इन तीनों में से जो 2 वैल्यूज हैं उसको हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज को हम अज्यूम करते हैं और फिर एक एक कैलकुलेट करते हैं, तीनों में से जो भी हमें कैलकुलेट करना है बाकी की 2 वैल्यूज को हमें अज्यूम करना होता है इस रिलेशन को कैलकुलेट डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है आपका, तो अब यहाँ तक हमने इक्वेशन डिराइव कर ली, उसके बाद क्या होगा,
इस इक्वेशन उस जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें हमने DE इक्वल्स टू DA रख दिया, ठीक है। तो जहां पे भी जो DE की टर्म्स है यहाँ पे तीनों में जो डिवाइड में DE की टर्म्स आ रही है वहां पे हमने DE इक्वल्स टू DA पुट कर दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होगा DA पुट किया तो DA की पावर 5 अपॉन DE की पावर 5 ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा DA की पावर 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा DA की पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन पुट करने पे यहाँ पे तो d की पावर 5 और d की पावर 5 कट हो गया, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग का वो रह गया सब जगह जो de था वहां पे da की पावर 5 हमने पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू है, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो तीनों पाइपलाइन थी वो सेम लेंथ की है, LA इक्वल्स टू LB इक्वल्स टू LC है, ठीक है। जो तीनों पाइपलाइन थी वो आपकी सेम लेंथ की, या हमें अज्यूम करके ये डेटा को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, हमने सबको मान लिया कि अब हम जो भी डायमीटर है LB की जगह भी हमने LA पुट किया, यहाँ पे LC की जगह भी हम LA पुट करेंगे। तो जो LA है LA की पावर 0.5 है उसको हमने इसमें ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, फिर ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में तो 1 अपॉन ये जो है LA की पावर हर जगह LA की पावर 0.5 हो जाएगा, तो LA की पावर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 1 अपॉन LA की पावर 0.5 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन आएगा तो क्या होगा ये कॉमन आगे क्या हो जाएगा ये अपॉन में चला जाएगा, तो LA की पावर 0.5 अपॉन में लिया, रिमेनिंग क्या बचा FE अपॉन FA, ठीक है। इनटू अब LB में जो सारे टर्म्स हट जाएंगे यहाँ पे, अब ये जो रिमेनिंग टर्म्स है वो रहेंगे DP की पावर 5 FE, अब DA की पावर 5 इनटू FE, LA तो था वो हमने LB की जगह LA पुट कर दिया, इसको कॉमन ले लिया और इसको ये ऊपर आ गया, ठीक है। जो LA की पावर 0.5 है इसी तरीके से हमने C के लिए भी लिख दिया, तो ये जो है हमारी इक्वेशन 7। अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे अब हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमने फ्रैक्शन निकाला था तो पहले भी जो सीरीज पाइपलाइन के लिए जो Q हमारी न्यू थी इक्विवेलेंट लेंथ यूज करके जो न्यू फ्लो रेट थी वो उसको हम डिनोट करें Q न्यू से, ठीक है। और जो हमारे जो डिफरेंट हमने जो पाइपलाइन सेगमेंट्स थे तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं जो हमारा पाइपलाइन जो A है उसका रेशियो निकाल रहे हैं, तो जो क्योंकि क्या है तीनों से फ्लो रेट सेम है QA QB QC है, तो किसी का भी फ्लो रेट लो तो हमने जो पाइपलाइन A है उसको डिनोट करके उसका फ्लो रेट ले लेना है, ठीक है। तो Q नो अपन Q ओल्ड का रिलेशन क्या होगा जैसे कि हमें पता था कि Q इज रेसिप्रोकल, जो Q है फ्लो रेट है उसका रिलेशन होता है 1 अपॉन L की पावर 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो U था उसके लिए हम इक्विवेलेंट लेंथ लेते हैं तो 1 अपॉन L की पावर 0.5 अपॉन जो ओल्ड है उसका हम डिराइव करते हैं पाइपलाइन A के लिए, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ न्यू फ्लो रेट फ्लो फॉर लाइंस इन पैरेलल टू द न्यू फ्लो ऑफ लाइन A, ठीक है। लाइन A का लेते हैं हम, किसी का भी ले सकते हैं, B का भी ले सकते हैं, C का भी ले सकते हैं क्योंकि सब में फ्लो रेट सेम है, तो हमने लाइन A का लिया तो 1 अपॉन LA की पावर 0.5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं LA अपॉन LA की पावर 0.5। अब जैसे कि हमें पता था हमने डिराइव किया है जो फ्रैक्शनल जो इंक्रीज हुआ है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन फ्लो रेट इज गिवन बाय Q न्यू माइनस Q ओल्ड अपॉन Q ओल्ड, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया, Q क्या है Q न्यू अपॉन Q ओल्ड माइनस 1, तो जो Q न्यू अपॉन Q ओल्ड है वो हमने यहाँ से डिराइव किया है, D क्या है LA अपॉन LA की पावर 0.5, ये हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आया LA अपॉन LA की पावर 0.5 माइनस 1, तो हमने जो इक्विवेलेंट लेंथ है उसके लिए हमने ऑलरेडी रिलेशन डिराइव कर रखा है, तो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ है उसको हम जो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ उसका रिलेशन ये है यहाँ तक हमने डिराइव किया, तो इस वैल्यू को जो इक्विवेलेंट लेंथ है इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करने पे यू विल गेट क्या होगा इक्विवेलेंट लेंथ की जगह हमने जो वैल्यू डिराइव करी है उसका हमने पुट किया तो क्या आया यहाँ पे LA की पावर 0.5 ऑलरेडी है और बाकी में क्या आ जाएगा LE की हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे ओवरऑल में क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल में -1 होगा, तो यहाँ पे क्या है LA की पावर जो 0.5 और LA की पावर 0.5 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 1 अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऊपर गया ये तो क्या बन गया FA अपॉन FA की पावर 0.5 बस ये सेम टर्म आ जाएगी, TB की पावर 5 FE DA की पावर 5 FB की पावर 0.5, ठीक है। और DC की पावर 5 FE DA की पावर 5 FC into 0.5,
ठीक है। ये ओवरऑल इससे माइनस होगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल जो फ्लो इंक्रीज हो रहा है फ्लो रेट में, उसका फॉर्मूला डेल्टा Q इक्वल्स टू फॉर किसके लिए, फॉर पाइपलाइन में पैरेलल सिस्टम, ठीक है। पहले आपने सीरीज सिस्टम देखा था और ये पाइपलाइन में पैरेलल सिस्टम, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने ओवरऑल देख लिया। सबसे पहले हमने गैदरिंग सिस्टम देखा था, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के गैदरिंग सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद में हमने जो पाइपलाइंस होते हैं वो बेसिकली उसमें दो टाइप के फ्लो होते हैं, स्टेडी स्टेट फ्लो एंड अनस्टेडी स्टेट फ्लो। तो हमने स्टेडी स्टेट फ्लो में जो डिफरेंट सिस्टम्स थे, जो आपका सीरीज सिस्टम था, बेसिकली 3 टाइप्स के सिस्टम थे, सीरीज सिस्टम, पैरेलल सिस्टम और लूप सिस्टम। तो हमने दो ही टाइप के डिस्कस किए, सीरीज सिस्टम और पैरेलल सिस्टम, ठीक है। तो हमने सीरीज और पैरेलल के लिए जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट हो रहा है फ्लो रेट में, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, उसकी इक्वेशन हमने डिराइव की है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम अनस्टेडी फ्लो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि अनस्टेडी स्टेट फ्लो रेट इन पाइप या फ्लूइड फ्लो इन पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।